बिहार में मतगणना जारी, एनडीए और आरजेडी में कांटे की टक्कर। कोविड-19 की सतर्कता के चलते मतगणना का काम धीमा। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा का पलड़ा भारी। ताजा समाचारों में 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर दिया जोर, कहा लोकल फॉर दिवाली पर लगाए जोर। और अयोध्या दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर, प्रधानमंत्री वर्चुअल करेंगे दीपदान। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा की 243 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के लिए मतगणना जारी है। चुनाव आयोग के रुझान के अनुसार राज्य में एक बार फिर राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन सरकार बनती दिखाई दे रही है। आयोग की वेबसाइट के अनुसार एनडीए गठबंधन 127 और महागठबंधन 106 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं 70 सीटें ऐसी हैं जहां उम्मीदवारों के बीच केवल 1000 वोटों का अंतर है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि इस बार बैलेट पेपर से ज्यादा वोटिंग हुई है। वोटों की गिनती धीमी गति से नहीं चल रही है। आयोग ने वोटों की गिनती के लिए उचित प्रबंध किए हैं। That the counting in Bihar is happening and the data is captured periodically round-wise, which is entered on our ECI portal, and all of you can access that data either through the voter helpline application or through the website eci.results.gov.in. And this data is getting updated very fast, and of course, I need not share the current trends with you because that is available with all of you. But needless to say that there has been absolutely glitch-free counting process so far, and from all across Bihar. So far, what we have been able to gauge is that about slightly more than 1 crore votes have been counted in Bihar, which means that there is significant ground to be covered yet. And I think so far there are no issues which have come to our notice from any quarters. उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना भी जारी है। शुरुआती रुझानों में देवरिया की सदर, टुंडला और उन्नाव की बांगरमऊ, बुलंदशहर, घाटमपुर विधानसभा सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। नौगांवा, सादात से सपा आगे चल रही है। वहीं जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बढ़त बना रखी है। जौनपुर की मल्हनी सीट पर समाजवादी पार्टी के लकी यादव 15 राउंड की मतगणना में 41,464 और निर्दलीय पूर्व सांसद 38,528 मत प्राप्त कर चुके हैं। सपा के लकी यादव धनंजय सिंह से 2936 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमरोहा में नौगांवा विधानसभा क्षेत्र के 14वें चक्र की मतगणना के उपरांत भाजपा सपा से 3433 मतों से आगे है। कानपुर नगर में भाजपा विधानसभा व उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रही कमल रानी वरुण के निधन से खाली हुई घाटमपुर विधानसभा सीट के लिए 3 नवंबर को हुए चुनाव की मतगणना नवीन गल्ला मंडी कानपुर में आज चल रही है। भाजपा से उपेंद्र पासवान, कांग्रेस से डॉक्टर कृपाशंकर शंखवार, सपा से इंद्रजीत कोरी, बसपा से कुलदीप शंखवार सहित कुल 6 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला होना है। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। पोस्टल बैलेट के लिए 4 टेबल अलग से तथा ETPBS स्कैनिंग के लिए 6 टेबल भी अलग से लगाई गई हैं। मतगणना 115 मतगणना कर्मियों द्वारा की जा रही है। 481 बूथों की मतगणना चल रही है। पहले 2 राउंड की मतगणना में बसपा के कुलदीप आगे चल रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र पासवान अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। जौनपुर के मल्हनी विधानसभा उपचुनाव के मतदान के बाद आज मतगणना की जा रही है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईवीएम को त्रिस्तरीय सुरक्षा में रखा गया है। 16 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला शीतला चौकिया स्थित नवीन सब्जी मंडी में किया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे मंडी परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
कांग्रेस प्रत्याशी आरती वाजपेयी पहुंची काउंटिंग सेंटर बांगरमऊ विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग आरंभ होने वाली है। सभी प्रत्याशी काउंटिंग सेंटर पर पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद है। उन्नाव के दही चौकी में मतगणना स्थल बनाया गया है। काउंटिंग सेंटर 162 उन्नाव। बांगरमऊ उपचुनाव में रिजल्ट आने से पहले ही भाजपा प्रत्याशी ने जीत का जश्न मनाया। उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 18वें राउंड में भाजपा के श्रीकांत कटियार को 35,387 वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी के सुरेश पाल को 16,935, कांग्रेस की आरती वाजपेयी को 22,376, बसपा के महेश पाल को 9,113 मत मिले हैं। इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी 12,978 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की आरती दूसरे नंबर पर हैं। मतगणना की जो भी माननीय आयोग के निर्देशानुसार तैयारी है वो हमने समय से ही पूर्ण कर ली है और कोविड-19 का प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से हम लोग मतगणना माननीय आयोग के निर्देशानुसार करा रहे हैं। गेट पर भी सैनिटाइजर मास्क रखे गए हैं, प्रत्येक काउंटिंग टेबल पर रखे गए हैं ताकि किसी प्रकार का कोई संक्रमण की संभावना ना रहे। इस मतगणना में टोटल 37 राउंड्स हैं। 5 कंपलसरी वीवीपैट के राउंड्स होंगे और अन्य अगर कोई स्थिति बनती है तो उसका अलग से प्रावधान है। तो हम लोग पूरी तरीके से जो माननीय आयोग के निर्देश उसके अनुसार मतगणना करा रहे हैं। फिरोजाबाद के टुंडला 95 विधानसभा क्षेत्र की मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। यहां भाजपा के प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर व सपा के महाराज सिंह धनगर और बसपा से सजीव चक सहित 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। भाजपा प्रत्याशी दूसरे चक्र से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और वे अपने निकट प्रतिद्वंदी सपा से महाराज सिंह धनगर करीब 9,000 मतों से आगे चल रहे हैं। फिरोजाबाद टुंडला नवीन मंडी समिति में मतगणना पर्याप्त पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। मंडी के सामने टुंडला एटा मार्ग पर बैरियर लगाकर आम आवागमन को रोक दिया गया है और मंडी परिसर में चप्पे चप्पे पर वोट की गिनती चल रही है। टुंडला में 558 बूथों की मतगणना और 14 टेबल पर की जा रही है जो 40 राउंड में पूरी होगी। समाचार में आगे बढ़ते हैं। देवरिया की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की 10वें राउंड की मतगणना में भी भाजपा ने बढ़त बना रखी है। भाजपा प्रत्याशी सत्य प्रकाश मणि सपा प्रत्याशी ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी से आगे चल रहे हैं। 10वें राउंड की मतगणना में भाजपा प्रत्याशी को 18,555, सपा के ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को 14,141 व बसपा के अभयनाथ त्रिपाठी को 8,404 वोट मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर कहा है कि आजकल लोकल के लिए वोकल के साथ ही लोकल फॉर दिवाली की गूंज भी सुनाई दे रही है। आजकल आप देख रहे हैं लोकल के लिए वोकल, वोकल फॉर लोकल, इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली, इसके मंत्र को, इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है। मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है, लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा, लोकल की चर्चा करेगा, लोकल प्रोडक्ट का गौरव करेगा, नए नए लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने शानदार हैं, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी। अयोध्या में होने वाला दीपोत्सव इस बार खास होगा। इस बार अयोध्या में एक दिया मेरा भी अभियान के तहत एकत्र किए जा रहे हैं। नगर निगम इन दीपों को जलाने की व्यवस्था करेगा। अयोध्या में 13 नवंबर को आयोजित होने जा रहे दीपोत्सव को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए नगर निगम प्रशासन प्रयासरत है। एक दिया मेरा भी अभियान के तहत गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश में 8 प्रदेशों से अब तक 70,000 दीप एकत्र किए जा चुके हैं। इंदौर, जयपुर, नागपुर, गाजियाबाद, अहमदाबाद, देहरादून, मुंबई, चेन्नई
चेन्नई समेत कई महानगरों से दीप बड़े पैमाने पर आए हैं। 11 नवंबर तक इन दीपों की संख्या 1 लाख से अधिक हो चुकी थी। ये सभी दीप दीपोत्सव में राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे। इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने विशिष्ट घाट चयनित किए हैं। इस बार अयोध्या में 5.5 लाख दीप जलाने की योजना है। राम मंदिर के हक में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पहली वर्षगांठ पर सरयू के तट से लेकर मठ मंदिरों तक कतार लगी रही। श्री राम जन्मभूमि, राम की पैड़ी, सरयू घाट व राम कथा पार्क में दीपोत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। प्रदेश सरकार ने एनसीआर समेत प्रदेश के 15 शहरों में पटाखों की बिक्री, उनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इन शहरों में लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, अनपरा, बरेली, फिरोजाबाद, गजरौला, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, खुर्जा, मुरादाबाद, नोएडा, रायबरेली और वाराणसी शहर शामिल हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने बताया कि एनजीटी के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने बताया कि गृह विभाग ने राष्ट्रीय हरित अभिकरण के निर्देश पर दीपावली पर पटाखों के इस्तेमाल के बारे में विस्तृत गाइडलाइन तैयार की है। इनमें 15 शहरों में पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाने और अन्य शहरों में ज्यादा प्रदूषण फैलने वाले पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। जनपद बलरामपुर में अपने निजी 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम शक्तिपीठ देवीपाटन तुलसी पर पहुंचे थे, जहां से सुबह लखनऊ के लिए रवाना हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सुबह मंदिर में पूजन अर्चन के बाद परिसर में स्थित आदर्श गौशाला का निरीक्षण भी किया गया। देवीपाटन मंदिर पर स्थित गौशाला आसपास के लोगों के अलावा दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को गौसेवा की प्रेरणा दे रहा है। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट पुराने लखनऊ में बन रहे पुल का निरीक्षण किया, साथ ही बड़ी इमामबाड़े का भी दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने पुल निर्माण में पुरातत्व विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस देकर काम को रोकने के मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे जल्द हल कराने के लिए कहा है। वहीं इससे पहले वह विश्वेश्वरैया हॉल में आयोजित श्रम कल्याण परिसर के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। दूरदर्शन से बात करते उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। लॉकडाउन खुलने के बाद होटल इंडस्ट्री समेत सभी पर्यटन स्थलों को खोला जा रहा है। मुझे लगता है यात्री निकलेगा, ये हमने कहा था। यात्री निकल रहा है, होटल तैयार है, टूर एंड ट्रेवलर्स तैयार हैं, हमारे मॉन्यूमेंट तैयार हैं। मूल बात है कि हमको सबको अभी सावधानी रखनी पड़ेगी। स्वाभाविक है कि कोई भी होटल वाला अभी सीधे 100% ऑक्यूपेंसी की तरफ नहीं जाएगा, इसलिए लेकिन हमें मानते हैं कि जैसे ही सबसे पहले तो हम सब भगवान से मिलकर प्रार्थना करें कि हम कोरोना से मुक्ति पाएँ। भारत का डोमेस्टिक टूरिज्म अगला वर्ष जो होगा, देखो इंडिया का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो हमें सारे घाटे को पूरा कर देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। एक एएसआई की आपत्ति के कारण ये निर्माण बचा हुआ था, उसका एक समाधान निकलना था। अब एएसआई अपना नोटिस, इनके जो हिस्सा है ये खिसकाएंगे थोड़ा, और उसके बाद में फिर वो नोटिस वापस होगा और एनएमए विधिवत उसकी परमिशन देगा ताकि ये काम पूरा हो जाए। ये काफ़ी दिनों से लटका हुआ था, इसलिए उसको इसी स्थान पर आकर वो चीज़ें तय करनी थी। विद्या भारती द्वारा संचालित संस्थान भी कोरोना संक्रमण काल में छात्रों को डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा देने में अपने प्रयास में सफल साबित हो रहे हैं। इस समय जब विद्यालय बंद हैं, तब बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के साथ जुड़कर काम करने का अभिनव प्रयास है। इस अवसर पर एक सेमिनार में बोलते हुए विद्या भारती के पदाधिकारी सौरभ मिश्रा ने कहा कि कोरोना काल में इस तरह की शिक्षा देने का प्रयास किया गया है, जिससे छात्रों का पाठ्यक्रम भी पूरा किया जा सके और उनको सुरक्षित भी रखा जा सके। कोरोना काल में जब ये महसूस किया गया कि विद्यालय नहीं चलाए जा सकते हैं, क्लासेस नहीं हो सकती हैं, उस समय विद्या भारती ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को डेवलप करने पे पूरा जोर लगाया और लगभग 3 से 4 महीने के अंदर हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर दिया जो पूर्णतः स्वदेशी है, जिसमें किसी तरह के विदेशी प्लगइन्स का उपयोग नहीं किया गया। इसका सर्वर भारतवर्ष में ही है, हमारा डेटा पूरा सुरक्षित है और किसी भी तरह का इस पर संकट नहीं है।
विद्या भारती इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपूर्ण क्लासेज चला रही है। वास्तव में ये एक वर्चुअल स्कूल है। जैसे विभिन्न विश्वविद्यालय जूम में, गूगल क्लासेज में इसके माध्यम से पढ़ाई करके और ऑनलाइन टीचिंग का दावा कर रहे हैं, वैसा हमारे ऐप में नहीं है। हमारा ऐप पूर्णतः एक वर्चुअल स्कूल है जिसमें बच्चे की अटेंडेंस लगाने से लेके और उसके एग्ज़ाम लेने और रिपोर्ट डिक्लेयर करने तक, रिपोर्ट कार्ड देने तक संपूर्ण व्यवस्था इंटीग्रेट की गई है। कोरोना के चलते सबसे ज्यादा आर्थिक मार व्यवसायियों के किसी वर्ग पर पड़ी है तो वह रेहड़ी लगाकर फुटपाथ के किनारे फल, सब्जी आदि बेचने वाले या ठेला खड़ा कर चाय नाश्ता बेचकर व्यवसाय करने वाले लोग। प्रधानमंत्री का संकल्प है कि ऐसे छोटे व्यवसायियों की परेशानी दूर हो और उन्हें मौका मिले अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बनने की। पीएम स्वनिधि योजना ने कोरोना से ध्वस्त अर्थव्यवस्था की चुनौती को अवसर में बदला है। मिर्जापुर में कुल 5,067 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 2,958 लोगों के आवेदन में अब तक करीब भौतिक सत्यापन कर दिया गया है। 2,346 व्यवसायों का लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं। 2,346 व्यापारियों को हाथों हाथ लोन दिया जा चुका है। 863 लोगों के लोन में कुछ कागजों की कमी है, जो कि स्वीकृत होने के बाद भी अभी रुका हुआ है। जल्दी से भी पूरा करा लिया जाएगा। मिर्जापुर शहरी क्षेत्र में कुल 20 बैंकों ने इस लोन को दिया है। बताएं। मेरा नाम लालचंद है और पिता स्वर्गीय राम प्रताप है। मैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत मैं 10,000 रुपया का लोन पाया, जिससे मैं अपनी आजीविका चलाने के लिए ये फेरी वाला का काम शुरू किया हूँ। मैं प्रधानमंत्री को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, मैं सपना श्रीवास्तव मिर्ज़ापुर गणेश से हूँ और हम लोग प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 का तीनों लोगों ने लोन लिया है। और लॉकडाउन के बाद जो हम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, इस लोन से हम लोगों को काफ़ी जो है कि एक बल मिला है। हम लोगों का जो काम था रुक गया है, वो पैसे मिलने की वजह से हम लोगों का काम फिर शुरू हो पाया है। और हम लोगों का घर गृहस्थी जो बंद होने के कगार पे था, वो फिर से हम लोगों को शुरू करने का मौका मिला है और इससे हम लोगों को काफ़ी राहत मिली है। इस समय हमारे जनपद में मिर्ज़ापुर में पीएम स्वनिधि योजना में टोटल 20 बैंकों ने अभी तक वितरण का कार्रवाई किया है और टोटल 5,041 आवेदन हमें प्राप्त हुए थे, जिसमें से 2,346 में वितरण की कार्रवाई हो चुकी है। 863 अभी लंबित है, जिसको भी शीघ्र ही सारी कार्रवाई पूर्ण करा करके वितरित कर दिया जाएगा। इस योजना में ये कि जो भी लॉकडाउन से लोग प्रभावित लोग हैं, रेहड़ी दुकानदार जो हैं, पथ विक्रेता हैं, उनके व्यापार को फिर से चलाने के लिए 10,000 रुपये का ऋण दिए जाने का प्राविधान है। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं विराम। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीबी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अरे क्या हुआ चाचा, आज काम करते हुए गाना नहीं गुनगुना रहे हैं आप? छोटे भाई को टीबी हो गई है। हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी का जांच और उसके इलाज दोनों ही मुफ्त में उपलब्ध है। पर चिंता तो अन्य खर्चों की है। RNTCP नोटिफाइड जितने भी टीबी मरीज हैं ना, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इलाज की समाप्ति तक सरकार हर टीबी मरीज के बैंक अकाउंट में हर महीने 500 रुपए दिया करेगी। ये तो टीबी के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अरे राजेश भाई, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। और बताओ। बस मेरी बेटी का कल जन्मदिन है और आपको आना होगा। चलो चलता हूँ। अरे राजेश भैया, आप उससे हाथ क्यों मिला रहे थे? उसे पिछले महीने से टीबी है। 2 हफ्ते तक लगातार दवा खाओ ना, तो टीबी फैलने का खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और रही बात हाथ मिलाने की, गले मिलने की, शौचालय इस्तेमाल करने की, बर्तन खाना बांटने की, उससे टीबी नहीं फैलता।
टीबी हारेगा, देश जीतेगा। विराम के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ के चौथे दीपोत्सव में इको फ्रेंडली दिए जलाने की योजना है। ये दिए गोबर और मिट्टी से बनाए जा रहे हैं, जो राम की पैड़ी अयोध्या के अन्य स्थलों पर जगमगाएंगे। गोबर व मिट्टी से बने 1 लाख दिए इस बार के दीपोत्सव में जलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं नगर आयुक्त विशाल सिंह का दावा है कि अगले वर्ष के दीपोत्सव में लगभग 5 लाख गोबर के दिए जलाए जाएंगे। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि संस्कार भारती व नगर निगम अयोध्या के सहयोग से बेसी गौशाला में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया था कि वे गोबर व मिट्टी मिलाकर 1 लाख दिए बनाएं, जिससे इको फ्रेंडली दिए दीपोत्सव में जगमग हो सके। इन दियों की कीमत प्रति रुपए 1 से ₹1.25 है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है, जो मुख्य धारा से जुड़ रही हैं। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि ये दिए जल्द ही मिट्टी में मिल जाते हैं, जबकि मिट्टी के दियों को मिट्टी बनने में समय लगता है। विशाल सिंह ने बताया कि देश के 8 राज्यों के 70,000 परिवारों से दिए आ रहे हैं। माई FM अहमदाबाद व अयोध्या नगर निगम के सहयोग से देश के 8 राज्यों से 70,000 परिवार दीपोत्सव से जुड़ रहे हैं। ये सभी परिवार दीपोत्सव में दिए जलाने के लिए नगर निगम को दियों का सेट भेंट कर रहे हैं। ये सारे दिए 11 नवंबर को अयोध्या में पहुंच जाएंगे। माननीय महापौर महोदय के सहयोग से सहकार भारती संस्था द्वारा जो हमारी NRLM और NULM के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, स्वयं सहायता समूहों को हम लोगों ने बैसिंग गौशाला में प्रशिक्षण दिया था। और ये कार्य जो गोबर के माध्यम से दिए बनाने का है वो लगातार अनवरत रूप से चल रहा है। और हम लोग इस बार 1 लाख दिए गोबर और मिट्टी के मिलाकर जो बनाए जाएंगे, उन दियों के माध्यम से अयोध्या की जो दीप उत्सव की जो साज सज्जा है उसका प्रयोग करेंगे। इसमें एक तो ये जो दिए हैं पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं और ये डिज़ोल्व हो जाएंगे पानी में, तो इसकी वजह से कोई पर्यावरण में कोई परेशानी नहीं आएगी। और साथ ही जो मिट्टी के दिए होते हैं वो काफ़ी लंबा समय लगता है उनको वापस मिट्टी बनने में, तो उस लिहाज से ये बेहतर है। और दूसरा, इन दियों को बनाने में खर्च बहुत कम आता है, जबकि ये हम लगभग 1 सवा रुपये का हम दिया खरीद रहे हैं प्रति दिया। तो जो हमारी माताएं बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से दिए बनाकर हमें देंगी, तो उनको भी एक आर्थिक विकास की जो मुख्य धारा है उसे जुड़ने में सहयोग मिलेगा और वो अपने परिवार का और अपने कर्तव्यों का बेहतर निर्वहन कर पाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाराणसी के निवासियों को धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज तक जो भी उन्होंने काशी से मांगा जी भर का मिला है। शास्त्रीय उद्धरण देते उन्होंने कहा कि काश्याम ही काशते काशी स्वर प्रकाशिता, अर्थात काशी को काशी ही प्रकाशित करती है। आज जो विकास का प्रकाश फैल रहा है और बदलाव का प्रकाश फैल रहा है, वे काशी और काशी वासियों के आशीर्वाद का परिणाम है। दिवाली की शुभकामनाओं के साथ साथ काशी से जब मैंने मांगा, जो मांगा, काशी ने जी भर करके मुझे दिया है, खुले मन से दिया है। लेकिन मैंने मेरे लिए न कभी मांगा है, न मुझे कुछ जरूरत रहे, ऐसा आपने कुछ बाकी ही नहीं रखा है। लेकिन मैं काशी के हर प्रोडक्ट के लिए, काशी में निर्माण होने वाली हर चीज के लिए गीत गाता हूं, गौरव करता हूं, घर घर बात पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मेरे देश की हर चीज को ये मौका मिले, यही मेरा आग्रह है। फिर एक बार मैं काशीवासियों को नमन करते हुए, काशी विश्वनाथ जी के चरणों में सर झुकाते हुए, काल भैरव को नमन करते हुए, माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हुए आप सबको आने वाले सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान भारत योजना मथुरा के लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। जनपद के नोडल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूदेव ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के दौरान सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों का भी इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार चिकित्सालय में उनके लिए अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक 4,609 मरीजों को इस योजना से लाभ मिला है। वहीं योजना से लाभ पाए लोगों के चेहरे पर खुशी झलकती है और अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस योजना से मिली मदद ने उनके जीवन को बदल दिया है। जो आयुष्मान भारत योजना है, इसमें जो लोगों के कार्ड बनाए गए हैं और जिन हॉस्पिटलों को हमने चिन्हित कर रखा है जहाँ पे ये कार्ड चल रहे हैं, तो वहाँ पे ये लोग जो है आयुष्मान भारत के तहत योजना के अंतर्गत अपना इलाज करा रहे हैं।
कोविड भी उसमें आता है, कोविड का भी लेते हैं। बाकी अन्य जो सर्जरियाँ, जो ऑपरेशन है या और भी कोई बीमारियाँ जो उसमें इंक्लूड है, उनका लाभ ले सकते हैं जो इस आयुष्मान भारत योजना के कार्ड से। अब वो कैसी हैं? अब वो बहुत स्वस्थ हैं और कह रही थी कि आयुष्मान कार्ड में फ्री में इलाज हुआ पूरा। आयुष्मान भारत कार्ड ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है और इससे बहुत लोगों को लाभ भी मिला है, बहुत लोगों ने लाभ भी लिया है। उन्होंने आगे बताया भी कि हम लोगों को हॉस्पिटल में अच्छा सब चीज़ टाइम से, दवा और खाना पीना सब, और डॉक्टर्स भी चेक करने अच्छी तरह से आते थे, सब चीज़ ठीक हुई। उन्होंने बताया तो और लोग भी प्रभावित हुए इस चीज़ से और उधर इलाज कराने के लिए कह रहे कि हम भी जाएंगे आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाने के लिए। बहुत अच्छी चल रही है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय सहित विश्व के अन्य केंद्रों पर आयोजित साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड प्रतियोगिता CSAW 2020 का IIT कानपुर में समापन हुआ। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय सहित विश्व में अन्य केंद्रों पर एक साथ एक ही समय पर कराई गई CSAW 2020 प्रतियोगिता का आयोजन 6 नवंबर से 8 नवंबर 2020 के मध्य IIT कानपुर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर तथा लैब के डायरेक्टर प्रोफेसर संदीप शुक्ला के पर्यवेक्षण में टीम द्वारा किया गया। गौरतलब है कि कोविड महामारी के चलते प्रतियोगिता को ऑनलाइन किया गया। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर संदीप शुक्ला ने बताया कि CSAW साइबर सिक्योरिटी कॉम्पिटिशन हर वर्ष IIT कानपुर द्वारा आयोजित किया जाता है। ये ग्लोबल प्रतियोगिता है जिसे इस बार कोरोना पेंडेमिक के चलते इस बार ऑनलाइन आयोजित किया गया। सीसा साइबर सिक्योरिटी कंपटीशन हर साल IIT कानपुर ऑर्गेनाइज करता है। ये एक ग्लोबल कंपटीशन है जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मेनली ऑर्गेनाइज किया जाता है और इंडियन कॉम्पिटिटर्स जो फाइनल्स में आते हैं वो IIT कानपुर में आके मेन फाइनल्स में compete करते हैं। इस साल कोविड पैंडेमिक के वजह से ये पूरा ऑनलाइन हुआ और an expert panel of judges from various Indian institutes वो applied research competition judge किया। Another panel of judges from various IITs वो लोग जज किए हैं embedded security challenge। embedded security challenge में हम competing teams को embedded system के हार्डवेयर भेजते हैं, उसमें vulnerabilities निकालना पड़ता है, फिर demonstration, presentation और लाइव चैलेंज सॉल्व करना पड़ता है। और CTF जो ऑर्गेनाइज हुआ था वो सितंबर में प्रिलिमिनरी राउंड हुआ था, उसमें 15 टीम इंडिया से फाइनल्स में गए थे और उस 15 टीम परसों और काल दैट इज 7th and 8th को 36 आवर्स के दौर पर कम्पीट किया और उसमें से कल रात को 8 नवंबर कल शाम को न्यूयॉर्क टाइम संडे मॉर्निंग फाइनलिस्ट के अनाउंसमेंट किया गया है। और अब बात अपनी सुरक्षा की। कोविड-19 से बचाव की और DD न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं ये खास पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। इसके लिए चाहिए फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है।
जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। बिहार में मतगणना जारी, एनडीए और आरजेडी में कांटे की टक्कर। कोविड-19 की सतर्कता के चलते मतगणना का काम धीमा। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा का पलड़ा भारी। ताजा समाचारों में 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर दिया जोर। कहा, लोकल फॉर दिवाली पर लगाएं जोर। अयोध्या दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर। प्रधानमंत्री वर्चुअल करेंगे दीपदान। और आइए अंत में एक जरूरी संदेश। जब भी घर से बाहर निकले तो आपका मास्क आपके साथ होना जरूरी है। इसे थैले या जेब में नहीं बल्कि ऐसे अपने चेहरे पर लगाएं। अपने हाथ नियमित धोएं, 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखें, और क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन